नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आपका प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, अम्ल क्षार तथा लवण, जो कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है और इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछता है, और अम्ल की भौतिक गुण पढ़ेंगे, अम्ल की रासायनिक गुण पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सुनिए, अम्ल होता क्या है। प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके स्वाद से की जाती थी। यदि कोई पदार्थ खाने में खट्टा लगता था तो हम कह देते थे कि उसमें कोई न कोई क्या अम्ल पाया जरूर जाता है। यानी प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके स्वाद से की जाती थी। यदि कोई पदार्थ खाने में खट्टा लगता था तो उसमें कोई न कोई अम्ल जरूर पाया जाता है। जैसे आपके सामने मैं लिखा हूं यहाँ पे, नींबू, संतरा, नारंगी, ये जो पदार्थ हैं इनको आप जब खाएंगे तो इसका जो स्वाद आएगा खट्टा आएगा, तो इसका मतलब इसमें कोई न कोई अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो याद रखिए, नींबू, संतरा और नारंगी अगर आ गया, पूछ देगा तो आप कहेंगे इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इमली, इमली अगर आप खाएंगे तो भी ये भी खट्टा लगेगी, तो इसमें भी एक अम्ल पाया जाता है। टारटैरिक अम्ल के कारण इमली खट्टी होती है। सिरका, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसका जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है सिरका का। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है और एस्टिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH होता है। उसके बाद आपका मधुमक्खी या चींटी के डंक में कभी कभी पूछ देता है कि मधुमक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खियों में पाया जाता है बच्चों फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। इसे कभी कभी पूछ देता है बहुविकल्पी में कि इसका IPFE नाम दे देता है, तो आप फार्मिक अम्ल नहीं दिया रहता है, तो इसका IPFE नाम होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड, यानी मेथेनोइक एसिड या अम्ल लिख सकते हैं इसे। मेथेनोइक अम्ल दिया रहता है, तो आप जो है चाहे फार्मिक अम्ल दिया होगा तो इस पे निशान मारिएगा, या मेथेनोइक अम्ल दिया होगा, ये IPFE नाम है, ये जनरल फार्मूला है यहाँ पे फार्मिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है HCOOH होता है। तो और देखिए, सेब भी खाने में खट्टा लगता है, तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध, दूध आपका जो है ये भी खाने में, दूध कभी कभी खराब हो जाता है तो ये खाने में खट्टा लगता है, तो इसमें भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि किन किन पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल जो यहीं तक नहीं, कक्षा 10 में नहीं, आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी पूछता है। तो एक बार फिर याद रखिए, जो प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके स्वाद से की जाती थी। यदि कोई पदार्थ खाने में खट्टा लगता था तो उसमें कह दिया गया कि कोई न कोई अम्ल जरूर पाया जाता है। जैसे आपके सामने मैंने लिखा नींबू, संतरा, नारंगी। अगर आपसे चाहे पूछ दे नींबू में या संतरा में या नारंगी पूछ दे तो आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इमली पूछ दे तो इमली में टारटैरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पूछ दे तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका फार्मूला याद रखिए CH3COOH, इसका IPFE नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये देखिए, मधुमक्खी या चींटी में पूछता है तो आप कहेंगे फार्मिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है HCOOH। IPFE नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। कभी कभी तो बहुविकल्पी में मेथेनोइक अम्ल ही दे देता है, तो ये दोनों का मतलब यही है, IPFE नाम, ये सामान्य नाम। ये फेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो मैलिक अम्ल। और याद रखिए, दूध में लैक्टिक अम्ल और टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैं कुछ प्रमुख पदार्थों का नाम लिखा था और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता था वो आपके सामने लिखा। अब चलता हूं मैं अम्ल की परिभाषा पे, जहां परीक्षा में पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वहां पे आते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब चलिए देखिए मेरे साथ, अम्ल होता क्या है। देखिए, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल होता क्या है? जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए और वह आयन में टूटकर केवल H+ आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे दोस्तों, तो उसे अम्ल कहते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, अम्ल होता क्या, जैसे मान लीजिए HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसको जब आयन में आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा आयन में, तो H होता है जो H+ आयन में टूट जाता है, और आपका Cl माइनस आयन में टूट गया। और आगे देखिए, जैसे H2SO4 हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका जनरल नाम तेजाब होता है। इसको आयन में आप तोड़ेंगे तो H+ में टूट जाएगा और SO4 में टूट जाएगा, जिसे कहते हैं सल्फेट आयन। इस पे 2 माइनस होते हैं बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो आगे 2 लगा दीजिए। और देखिए, हमने ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे लिख दिए।
तो इसको आप आयन में तोड़ोगे तो यहाँ पे H दिखाई दिया, H प्लस में टूट जाएगा जिसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और यहाँ पे NO3 है तो इसे नाइट्रेट आयन कहते हैं। ये NO3 1 निगेटिव में टूट जाएगा। आगे और देखिए, जैसे मान लीजिए एफ्टिक एसिड आ गया, इसको आयन में आप अगर तोड़ोगे तो यहाँ पे इतना जो होता है एसीटेट आयन आ गया, CH3COO 1 निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H प्लस आयन हो गया। एक कार्बनिक यौगिक का कंपाउंड है, इसीलिए कार्बनिक यौगिक का कंपाउंड बनाते समय माइनस वाला मूलक हम पहले लिख देते हैं, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बाद में लिखे हैं। हालांकि ये भी अम्ल है क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन आया है। तो ये आप देखिए ध्यान से, जब मैंने HCl को आयनों में तोड़ा तो H प्लस आयन दिया, और H2SO4 को आयन में तोड़ा तो ये भी H प्लस आयन दिया, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को आयन में तोड़ा तो ये भी H प्लस आयन दिया, और मैं एफ्टिक एसिड को जब आयन में तोड़ा तो ये भी H प्लस आयन दिया। तो परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्हीनियस। क्या था? आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार अम्ल की परिभाषा परीक्षा में पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को, ये देखिए पदार्थ है, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए, ये मैंने आयन में तोड़ दिया है, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे। बच्चों बस दूसरा धन आयन नहीं देना चाहिए, अरे एक और माइनस आयन तो देगा ही, लेकिन यहाँ पे धन आयन की बात हो रही है। तो अम्ल की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी पदार्थ को, मान लीजिए ये मेरा पदार्थ है, ये भी सब पदार्थ है, इनको मैं जब आयन में तोड़ा बच्चों तो देखिए यहाँ पे H प्लस आयन दिया, तो वही लिख देंगे आप आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहोगे? एक बार फिर देखिए, आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। देख लीजिए आपके सामने मैंने। और अम्ल का सबसे बहुत अच्छा पहचान होती है कि कोई भी कंपाउंड जो होगा जिसके आगे H अगर आपको दिखाई दे दे तो आपका अम्ल होगा। केवल इसमें ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड में इसमें देखिए, इसमें H आपका बाद में आएगा, ये पूरा एसिटेट आयन है बच्चों, तो इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H आया H प्लस आयन। तो एक बार फिर परिभाषा सुनिए, आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, यानी केवल हाइड्रोजन आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। ये याद रखिएगा अम्ल की परिभाषा। चलिए अब हम देखते हैं अम्ल की परिभाषा। आपके सामने मैं लिख भी देता हूँ, इसको मैं मिटा दिया। यहाँ पे लिखेंगे आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। देख लीजिए, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं या एसिड कहते हैं। मैंने परिभाषा लिख दिया इसका। चलिए अब जो है एग्जाम्पल, इससे पहले आपको लिखा था वो लिख लीजिएगा। अब हम चलेंगे अम्ल के, अगला पूछता है कि अम्ल के भौतिक गुण क्या है। अम्ल के भौतिक गुण सुनिए, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के
या अम्लों के भौतिक गुण, भौतिक गुण। इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, इसको सुनिए। अम्लों के भौतिक गुण में आपसे पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा पहला कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो फिर पहला गुण इसका होगा अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो पहला पॉइंट दोस्तों हो गया था कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट ये लिख दीजिएगा कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। चौथा पॉइंट ये लिखिएगा कि अम्ल संक्षारक होते हैं, अर्थात लकड़ी कागज इत्यादि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। अम्ल संक्षारक होते हैं अर्थात लकड़ी कागज इत्यादि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। चारों पॉइंट फिर सुनिए। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं अर्थात लकड़ी कागज इत्यादि को गलाकर नष्ट कर देते हैं, अम्ल को जल में घोलने पर यह H+ आयन देते हैं। इतना आप लोग जो है भौतिक गुण में लिख दीजिएगा। अब हम आगे हेडिंग, आप पूछता है कि अम्लों के रासायनिक गुण बताइए। अब अम्लों के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे। अब अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देखिए दोस्तों, इसमें पहला हेडिंग आप डाल दीजिएगा कि अम्लों की अपक्रिया, अम्लों की अपक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया क्षारों के साथ। देखो दोस्तों, जब अम्ल, कोई भी अम्ल हो, अगर हम इसका क्रिया कराएंगे क्षार से तो दो चीज बनेगा। कोई भी अम्ल हो अगर इसकी अपक्रिया हम क्षार से कराएंगे तो दो चीज बनेगा। एक बनेगा आपका लवण बनेगा और एक आपका पानी बनेगा। इसको हम रिएक्शन से समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे अम्ल की अपक्रिया, बस इतना याद रखिएगा कि अम्लों की अपक्रिया क्षारों के साथ, तो जब किसी अम्ल की अपक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और पानी बनता है। जब किसी अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण तथा पानी बनता है। इसको हम समझेंगे। देखिए, कोई भी अम्ल आप ले सकते हैं। मान लीजिए अम्ल की जगह पे मैं ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार की जगह पे बच्चों ले लिया मैं NaOH। NaOH एक क्षार है। अभी क्षार तो पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको पहचान बता दे रहा हूँ क्षार की पहचान क्या होती है। जो यौगिक होगा इसके लास्ट में जाइए आपको OH जरूर नजर आएगा तो क्षार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, आपस में क्रिया कर रहा है तो लवण बनेगा। लवण बनाएंगे कैसे? जो अम्ल होगा मतलब जो अम्ल होगा उसमें से आप माइनस वाला मूलक ले लीजिए। माइनस वाला मूलक हमेशा पीछे रहेंगे, और जो क्षार होगा उसमें से आप प्लस वाला मूलक लेंगे। तो यहाँ पे Na जो क्षार है उसमें से आप प्लस वाला मूलक लेंगे और प्लस वाला मूलक आगे रहता है। तो यहाँ पे Na अगर दोस्तों ले लेंगे हम, तो देखिए फार्मूला लवण बनेगा कैसे। Na ले लेंगे और Na पे होता है 1+ चार्ज, और यहाँ से Cl ले लेंगे, Cl पे होता है 1- चार्ज। देखिए आयन सेम है तो केमिकल फार्मूला बनाते समय सेम आयन रहते हैं तो इसको काट देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NaCl, यही है आपका लवण। लवण की पहचान ये होती है दोस्तों, इसमें न तो आगे H आपको दिखाई देगा न ही पीछे से OH नजर दिखाई देगा। और पानी का फार्मूला तो आप जानते ही हैं H2O होता है। तो यहाँ पे बन गया लवण, यहाँ पे बन गया पानी, तो हमारा हो गया रिएक्शन। अब देखिए क्या हमारा ये रिएक्शन संतुलित है क्या, ये अपक्रिया संतुलित है क्या? तो इसे संतुलित करते समय देखेंगे कि जितना अभिकारक में कोई परमाणु होगा उतना उत्पाद में होना चाहिए। अभिकारक किसे कहते हैं? अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक से अपक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन कितना परमाणु इधर, 1 2 परमाणु, और यहाँ पे 2 परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 1 परमाणु, इधर 1 परमाणु, ये भी सही है। Na 1 परमाणु, Na 1 परमाणु, सब सही। ये रिएक्शन को हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी संतुलित है। और दोस्तों और रिएक्शन समझिए इसी तरह। यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा यहाँ पे अम्ल ले लूँ, H2SO4 हो गया, और यहाँ पे कोई अलग से मैं क्षार ले लूँ या यही क्षार ले लूँ NaOH, तो ये आपका अम्ल हो गया
ये आपका क्षार हो गया। तो जब अम्ल की अक्रिया क्षार से कराओगे तो दो चीज बनता है, एक लवण बनेगा, एक पानी बनेगा। लवण बनाएंगे कैसे, मैंने आपको बताया था, क्षार में जाइए और इसके पहले ही एकदम रहेगा आपका प्लस वाला मूलक। तो यहाँ पे Na है तो Na ले लीजिए बच्चों, Na पे एक प्लस चार्ज होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो अम्ल है इसमें से माइनस वाला मूलक ले लीजिए जो H के बाद रहेगा अम्ल में, तो यहाँ पे SO4 बचा। SO4 पे दोस्तों दो माइनस चार्ज होते हैं, Na पे एक प्लस चार्ज, SO4 पे दो माइनस। जो केमिकल फार्मूला बनाते हैं जब आयन सेम नहीं होते हैं तो इसका किस तरह तिर्यक गुणा कर देते हैं। यहाँ पे दो का गुणा हो जाएगा तो Na2, और बच्चों यहाँ पे एक का गुणा करोगे तो SO4 ही होगा, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमारा लवण बन गया Na2SO4, तो यहाँ पे लिखेंगे Na2SO4 लिख दिए, और पानी तो बनेगा ही, यहाँ पे H2O लिख दीजिए। अब देखिए क्या ये रिएक्शन हमारा संतुलित है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम दो परमाणु हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना है, एक परमाणु। तो आप इसके आगे दो लगा दीजिए, जैसे ही दो लगाएं हमारा सोडियम परमाणु इधर भी दो हो गया, इस साइड भी दो गए तो सही हो गया। अब थोड़ा आप हाइड्रोजन चेक करिए कैसे गिनते हैं, बैलेंस करते समय हाइड्रोजन को। देखिए दो परमाणु यहाँ है हाइड्रोजन का, और एक परमाणु था लेकिन आप दो का गुणा किए हैं इसमें, तो दो परमाणु, ये चार परमाणु हो गए हाइड्रोजन का, और यहाँ पे दो ही परमाणु है हाइड्रोजन का। तो चार बनाने के लिए दोस्तों इसके आगे दो लिख देंगे, तो चार हो गया हाइड्रोजन। अब थोड़ा ऑक्सीजन को देखिए, चार ऑक्सीजन परमाणु यहाँ, और एक पहले पे था लेकिन दो का गुणा हुआ तो इसमें भी गुणा होगा, सब में गुणा होगा, तो चार और दो छह, और यहाँ पे चार और ये दो का गुणा हो गया छह। एकदम सही है हमारा रिएक्शन, सल्फर भी एक है इधर। तो इस तरह हमारा रिएक्शन हो गया। एक और इससे समझिए आपका, ताकि और क्लियर हो जाए। मैं कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई जैसे HNO3 दूसरा हमने ले लिया, और कोई अलग प्रकार का क्षार लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं क्षार आपका ले लिया CaOH का ट्वाइस ले लिया बच्चों, यहाँ पे CaOH का ट्वाइस ले लिया। अब देखिए यहाँ पे होगा का, आप क्षार में से प्लस वाला मूलक ले लीजिए, तो Ca आपने ले लिया, तो चलिए Ca पे दो प्लस चार्ज होते हैं, और यहाँ पे माइनस वाला मूलक है नाइट्रेट आयन NO3, वन निगेटिव चार्ज होता है। इसके फार्मूला बना दीजिए, ये सेम नहीं है अदरवाइज कट जाता है, इसका गुणा करेंगे सूत्र बनाते समय। NO3 यहाँ पे एक का गुणा करोगे Ca में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Ca लिखेंगे। दो का गुणा इसमें करेंगे बच्चों, तो याद रखो इसमें दो परमाणु है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो कहेंगे NO3 का ट्वाइस, यही तो आपका लवण है, तो यहाँ पे लिखेंगे CaNO3 का ट्वाइस हो गया। अब यहाँ पे H2O लिख दीजिए। अब देखिए क्या ये मेरा रिएक्शन संतुलित है, तो यहाँ पे देखिए NO3 का ट्वाइस हो गया, और यहाँ पे NO3 कितना, एक ही परमाणु, तो इसके आगे दो लगा दीजिए, तो NO3 का ये भी दो, आपका NO3 दो हो गया। अब हाइड्रोजन थोड़ा चेक करते हैं कितने हाइड्रोजन हुए इधर, दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन इसमें, देखिए एक अंदर हाइड्रोजन है, दो से गुणा हो गया, दो हाइड्रोजन यहाँ, मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, चार हाइड्रोजन हो गए। अब इधर कितने हाइड्रोजन बच्चों, दो हाइड्रोजन है, चार बनाना है, इसके आगे दो लिख दीजिए। जैसे ही दो लिखोगे तो हाइड्रोजन चार हो गया। अब ऑक्सीजन थोड़ा गिनिए, गिनना सीखिए। देखिए तीन ऑक्सीजन पहले से है यहाँ पे, दो का गुणा करोगे ये छह हो जाएगा, दो तीन छह, छह ऑक्सीजन तो यहाँ हो गया। देखिए दो ऑक्सीजन यहाँ है क्योंकि एक अंदर ऑक्सीजन है, दो लग गया तो दो यहाँ, तो छह और दो आठ ऑक्सीजन बच्चों हो गए। अब इसमें गिनिए, इधर भी आठ होना चाहिए, तो तीन दूनी छह, छह तो यहाँ ऑक्सीजन हो गए, तीन अंदर था, दो का गुणा तो छह हो गया, और दो का इसमें करोगे तो आठ हो जाएगा। हमारा ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यानी अम्लों की अक्रिया क्षारों के साथ अगर आप कराओगे तो अम्ल और क्षार लिख देना, बनेगा क्या, लवण बनेगा, पानी बनेगा। मैंने आपको तीन रिएक्शन लिखा और आपने तीनों समझा होगा, मैं आशा करता हूँ। अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे अम्लों की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ। अगली हेडिंग पढ़ेंगे दोस्तों अम्लों की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ। दूसरी इसमें पॉइंट आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि अम्लों की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ, धातुओं के ऑक्साइड के साथ। धातुओं की अम्लों की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ। दोस्तों याद रखिए, जब किसी अम्ल की अक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं जब किसी अम्ल की अक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, आप थोड़ा देखिए इसको
इसको रिएक्शन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया HCl अम्ल हो गया, और वहाँ पे धातु के ऑक्साइड कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे Na लिए तो इसका ऑक्साइड हो जाएगा Na2O। अगर आप इसे अपक्रिया करा दोगे तो आपको फिर लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? लवण बन जाएगा, पानी बन जाएगा NaCl यहाँ से। यानी जब अम्ल की अपक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण बन जाता है और पानी बन जाता है। इसको हम रिएक्शन से कैसे इसको हम सीखेंगे, इसको देखिए अब यहाँ पे समझिए, हमने एक अम्ल ले लिया HCl। आप कोई भी धातु ले सकते हैं, मान लीजिए सोडियम धातु है। अब इसका ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्साइड देखिए सोडियम पे एक प्लस चार्ज होता है, ऑक्साइड जब भी लेंगे आप तो O लेंगे, इस पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, इसे ऑक्साइड आयन कहते हैं दोस्तों। तो इसका फार्मूला बना दीजिए, ये देखिए Na2O हो गया, ये धातु का ऑक्साइड बन गया। इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि कैल्शियम, जो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाइए तो आप क्या करेंगे? Ca लिखेंगे, इस पे 2 प्लस लिखेंगे, ऑक्साइड कहेंगे तो 2 माइनस कर देंगे। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो CaO हो गया। तो हम इसकी अपक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ, तो सोडियम धातु है, इसका ऑक्साइड जब बनाओगे तो एक बार फिर देखिए सोडियम पे एक प्लस चार्ज होता है और ऑक्साइड पे हमेशा लिखेंगे O 2 माइनस चार्ज। इसका फार्मूला बना दीजिए, हो जाएगा Na2O। ये सोडियम धातु का ऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पे हो गया Na2O। रिएक्शन बनाइए, बनेगा का लवण बनेगा। लवण बनेगा कैसे? आप क्या करेंगे, जो धातु लिए रहेंगे उसको ले लेंगे पहले। तो हम यहाँ पे ले लिए Na, चलिए ठीक है Na ले लिए, और जो अम्ल है ना इसमें से माइनस वाला मूलक ले लीजिएगा। तो इसमें से माइनस वाला मूलक पीछे रहेगा Cl पे बच्चों एक माइनस चार्ज होते हैं, ये देखिए एक प्लस एक माइनस कट गया, तो आपका हो गया NaCl, यही तो लवण है। और पानी का फार्मूला आप तो जानते हैं H2O होता है। पानी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? H2O होता है। इसको संतुलित करिए, बैलेंस करिए। देखिए यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, तो इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। जैसे ही 2 लगाए ना इसके आगे, Cl 2 हो गया, और यहाँ पे Cl कितना था 1, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब आपका Cl 2 हो गया। थोड़ा देखिए Cl, यहाँ पे Cl 2 हो गया। हाइड्रोजन चेक करते हैं आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ बच्चों, 2 हाइड्रोजन यहाँ, सही है। ऑक्सीजन 1 है ऑक्सीजन, एकदम सही है। एक और रिएक्शन आप समझिए, मान लीजिए हम आपका HCl ले लिए अम्ल, और एक धातु दूसरा लीजिए, मान लीजिए कैल्शियम ले रहे हैं। कैल्शियम धातु है ना, इस पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, और ऑक्साइड लेना हमको, तो ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज होता है बच्चों। तो 2 प्लस पे 2 माइनस कट गया, तो बचा CaO। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलो ये धातु का ऑक्साइड हो गया। बनेगा क्या? लवण बनेगा। लवण कैसे बनाएंगे? जो आपका जो धातु लिए थे ना उसको आप ले लीजिए पहले। चलिए Ca ले लिया, इसके 2 प्लस चार्ज होते हैं, और यहाँ पे माइनस लेंगे Cl, इस पे 1 माइनस चार्ज होता है बच्चों। इसका फार्मूला बनाओगे तो CaCl2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा CaCl2। ये आपका लवण है, और पानी बना दीजिए H2O। अब देखिए क्या मेरा ये रिएक्शन संतुलित है? तो यहाँ पे देखो बच्चों ना, Cl 1 है, लेकिन यहाँ पे Cl 2 है। अब क्या करूं? इसका मतलब ये है कि इसके आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, या Cl के आगे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl 2 है। तो इतना हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन इस साइड 1 है, इधर भी 1 है, कैल्शियम 1 है, एकदम रिएक्शन संतुलित है, एकदम ठीक है। तो ये हो गया हम लोग की अपक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ। तो याद रखिएगा, जब किसी अम्ल की अपक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और पानी बनता है। अगला रिएक्शन देखिए, अम्लों की अपक्रिया धातुओं के कार्बोनेट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अम्लों की अपक्रिया धातुओं के कार्बोनेट के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, अम्लों की अपक्रिया धातुओं के कार्बोनेट के साथ, किसके साथ बच्चों? कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट के साथ देखिए क्या बनेगा। मान लीजिए हम कोई भी अम्ल ले रहे हैं, मान लीजिए आप HCl ले रहे हैं, ठीक है। धातु का कार्बोनेट आप बनाएंगे कैसे? पहली बात, जो धातु लेंगे उसको लिखिएगा। कार्बोनेट आयन होता है CO3 2। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आपका प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, अम्ल, क्षार तथा लवण, जो कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है और इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछता है, और अम्ल की भौतिक गुण पढ़ेंगे, अम्ल की रासायनिक गुण पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सुनिए, अम्ल होता क्या है।
प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके स्वाद से की जाती थी। यदि कोई पदार्थ खाने में खट्टा लगता था तो हम कह देते थे कि उसमें कोई न कोई क्या अम्ल पाया जरूर जाता है। यानी प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके स्वाद से की जाती थी। यदि कोई पदार्थ खाने में खट्टा लगता था तो उसमें कोई न कोई अम्ल जरूर पाया जाता है। जैसे आपके सामने मैं लिखा हूं यहाँ पे नींबू, संतरा, नारंगी, ये जो पदार्थ हैं इनको आप जब खाएंगे तो इसका जो स्वाद आएगा खट्टा आएगा, तो इसका मतलब इसमें कोई न कोई अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो याद रखिए नींबू, संतरा और नारंगी अगर आ गया पूछ देगा तो आप कहेंगे इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इमली, इमली अगर आप खाएंगे तो भी ये भी खट्टा लगेगी, तो इसमें भी एक अम्ल पाया जाता है। टारटैरिक अम्ल के कारण इमली खट्टी होती है। फिरका, फिरका में एफ्टिक अम्ल पाया जाता है और इसका जो फार्मूला होता है FeS3COOH होता है सिरका का। सिरका में एफ्टिक अम्ल पाया जाता है और एस्टिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH होता है। उसके बाद आपका मधुमक्खी या चींटी के डंक में कभी कभी पूछ देता है कि मधुमक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खियों में पाया जाता है बच्चों फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। इसे कभी कभी पूछ देता है बहुविकल्पी में कि इसका IPFE नाम दे देता है, तो आप फार्मिक अम्ल नहीं दिया रहता है, तो इसका IPFE नाम होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड, यानी मेथेनोइक एसिड या अम्ल लिख सकते हैं इसे। मेथेनोइक अम्ल दिया रहता है तो आप जो है चाहे फार्मिक अम्ल दिया होगा तो इस पे निशान मारिएगा, या मेथेनोइक अम्ल दिया होगा, ये IPFE नाम है, ये जनरल फार्मूला है यहाँ पे फार्मिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है FeOOH होता है। तो और देखिए सेब भी खाने में खट्टा लगता है तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध आपका जो है ये भी खाने में, दूध कभी कभी खराब हो जाता है तो ये खाने में खट्टा लगता है तो इसमें भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि किन किन पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल जो यहीं तक नहीं, कक्षा 10 में नहीं, आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी पूछता है। तो एक बार फिर याद रखिए, जो प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके स्वाद से की जाती थी। यदि कोई पदार्थ खाने में खट्टा लगता था तो उसमें कह दिया गया कि कोई न कोई अम्ल जरूर पाया जाता है। जैसे आपके सामने मैंने लिखा नींबू, संतरा, नारंगी। अगर आपसे चाहे पूछ दे नींबू में या संतरा में या नारंगी पूछ दे तो आप कहेंगे फिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इमली पूछ दे तो इमली में टारटैरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पूछ दे तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका फार्मूला याद रखिए CH3COOH। इसका IPFE नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये देखिए मधुमक्खी या चींटी में पूछता है तो आप कहेंगे फार्मिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है HCOOH। IPFE नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। कभी कभी तो बहुविकल्पी में मेथेनोइक अम्ल ही दे देता है, तो ये दोनों का मतलब यही है, IPFE नाम, ये सामान्य नाम। ये फेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो मैलिक अम्ल। और याद रखिए दूध में लैक्टिक अम्ल और टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैं कुछ प्रमुख पदार्थों का नाम लिखा था और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता था वो आपके सामने लिखा। अब चलता हूं मैं अम्ल की परिभाषा पे, जहां परीक्षा में पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो वहां पे आते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब चलिए देखिए मेरे साथ अम्ल होता क्या है। देखिए अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल होता क्या है? जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए और वह आयन में टूटकर केवल H+ आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे दोस्तों, तो उसे अम्ल कहते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए अम्ल होता का, जैसे मान लीजिए HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसको जब आयन में आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा आयन में, तो H होता है जो H+ आयन में टूट जाता है और आपका Cl माइनस आयन में टूट गया। और आगे देखिए जैसे H2SO4 हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका जनरल नाम तेजाब होता है। इसको आयन में आप तोड़ेंगे तो H+ में टूट जाएगा और SO4 में टूट जाएगा, जिसे कहते हैं सल्फेट आयन। इस पे 2 माइनस होते हैं बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो आगे 2 लगा दीजिए। और देखिए हमने ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे लिख दिए। तो इसको आप आयन में तोड़ोगे तो यहाँ पे H दिखाई दिया, H+ में टूट जाएगा, जिसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और यहाँ पे NO3 है तो इसे नाइट्रेट आयन कहते हैं। ये NO3 1 निगेटिव में टूट जाएगा। आगे और देखिए, जैसे मान लीजिए एफ्टिक एसिड आ गया, इसको आयन में आप अगर तोड़ोगे तो यहाँ पे इतना जो होता है एसीटेट आयन आ गया, CH3COO 1 निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H+ आयन हो गया। एक कार्बनिक यौगिक का कंपाउंड है, इसीलिए कार्बनिक यौगिक का कंपाउंड बनाते समय माइनस वाला मूलक हम पहले लिख देते हैं, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बाद में लिखे हैं। हालांकि ये भी अम्ल है क्योंकि यहाँ पे H+ आयन आया है।
तो ये आप देखिए ध्यान से, जब मैंने HCl को आयनों में तोड़ा तो H प्लस आयन दिया, H प्लस आयन दिया, और H2SO4 को आयन में तोड़ा तो ये भी H प्लस आयन दिया, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को आयन में तोड़ा तो ये भी H प्लस आयन दिया, और मैं एसिटिक एसिड को जब आयन में तोड़ा तो ये भी H प्लस आयन दिया। तो परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्हीनियस। क्या था? आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार अम्ल की परिभाषा परीक्षा में पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को, ये देखिए पदार्थ है, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए, ये मैंने आयन में तोड़ दिया है, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे। बच्चों बस दूसरा धन आयन नहीं देना चाहिए, अरे एक और माइनस आयन तो देगा ही, लेकिन यहाँ पे धन आयन की बात हो रही है। तो अम्ल की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी पदार्थ को, मान लीजिए ये मेरा पदार्थ है, ये भी सब पदार्थ है, इनको मैं जब आयन में तोड़ा बच्चों तो देखिए यहाँ पे H प्लस आयन दिया, तो वही लिख देंगे आप आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहोगे? एक बार फिर देखिए, आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। देख लीजिए आपके सामने मैंने। और अम्ल का सबसे बहुत अच्छा पहचान होती है कि कोई भी कंपाउंड जो होगा जिसके आगे H अगर आपको दिखाई दे दे तो आपका अम्ल होगा। केवल इसमें ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड में इसमें देखिए, इसमें H आपका बाद में आएगा, ये पूरा एसिटेट आयन है बच्चों, तो इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H आया, H प्लस आयन। तो एक बार फिर परिभाषा सुनिए, आर्हीनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, यानी केवल हाइड्रोजन आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। ये याद रखिएगा अम्ल की परिभाषा। चलिए अब हम देखते हैं अम्ल की परिभाषा, आपके सामने मैं लिख भी देता हूँ, इसको मैं मिटा दिया। यहाँ पे लिखेंगे आर्हीनियस के अनुसार, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। देख लीजिए, जब किसी पदार्थ को आयनों में तोड़ा जाए तो वह आयन में टूटकर केवल H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं या एसिड कहते हैं। मैंने परिभाषा लिख दिया इसका। चलिए अब जो है एग्जाम्पल इससे पहले आपको लिखा था वो लिख लीजिएगा। अब हम चलेंगे अम्ल के, अगला पूछता है कि अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं। अम्ल के भौतिक गुण सुनिए, अम्ल के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, इसको सुनिए। अम्लों के भौतिक गुण में आपसे पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा पहला कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो फिर पहला गुण इसका होगा अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो पहला पॉइंट दोस्तों हो गया था कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट
अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट ये लिख दीजिएगा कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। चौथा पॉइंट ये लिखिएगा कि अम्ल संक्षारक होते हैं, अर्थात लकड़ी कागज इत्यादि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। अम्ल संक्षारक होते हैं अर्थात लकड़ी कागज इत्यादि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। चारों पॉइंट फिर सुनिए। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं अर्थात लकड़ी कागज इत्यादि को गलाकर नष्ट कर देते हैं, अम्ल को जल में घोलने पर यह H+ आयन देते हैं। इतना आप लोग जो है भौतिक गुण में लिख दीजिएगा। अब हम आगे हेडिंग, आप पूछता है कि अम्लों के रासायनिक गुण बताइए। अब अम्लों के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे। अब अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देखिए दोस्तों, इसमें पहला हेडिंग आप डाल दीजिएगा कि अम्लों की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया क्षारों के साथ। देखो दोस्तों, जब अम्ल, कोई भी अम्ल हो, अगर हम इसका अभिक्रिया कराएंगे क्षार से तो दो चीज बनेगा। कोई भी अम्ल हो अगर इसकी अभिक्रिया हम क्षार से कराएंगे तो दो चीज बनेगा। एक बनेगा आपका लवण बनेगा और एक आपका पानी बनेगा। इसको हम रिएक्शन से समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया, बस इतना याद रखिएगा कि अम्लों की अभिक्रिया क्षारों के साथ, तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और पानी बनता है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण तथा पानी बनता है। इसको हम समझेंगे। देखिए, कोई भी अम्ल आप ले सकते हैं। मान लीजिए अम्ल की जगह पे मैं ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार की जगह पे बच्चों ले लिया मैं NaOH। NaOH एक क्षार है। अभी क्षार तो पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको पहचान बता दे रहा हूँ क्षार की पहचान क्या होती है। जो यौगिक होगा इसके लास्ट में जाइए आपको OH जरूर नजर आएगा तो क्षार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो लवण बनेगा। लवण बनाएंगे कैसे? जो अम्ल होगा मतलब जो अम्ल होगा उसमें से आप माइनस वाला मूलक ले लीजिए। माइनस वाला मूलक हमेशा पीछे रहेंगे, और जो क्षार होगा उसमें से आप प्लस वाला मूलक लेंगे। तो यहाँ पे Na जो क्षार है उसमें से आप प्लस वाला मूलक लेंगे और प्लस वाला मूलक आगे रहता है। तो यहाँ पे Na अगर दोस्तों ले लेंगे हम, तो देखिए फार्मूला लवण बनेगा कैसे। Na ले लेंगे और Na पे होता है 1+ चार्ज, और यहाँ से Cl ले लेंगे, Cl पे होता है 1- चार्ज। देखिए आयन सेम है तो केमिकल फार्मूला बनाते समय सेम आयन रहते हैं तो इसको काट देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NaCl, यही है आपका लवण। लवण की पहचान ये होती है दोस्तों, इसमें न तो आगे H आपको दिखाई देगा न ही पीछे से OH नजर दिखाई देगा। और पानी का फार्मूला तो आप जानते ही हैं H2O होता है। तो यहाँ पे बन गया लवण, यहाँ पे बन गया पानी, तो हमारा हो गया रिएक्शन। अब देखिए क्या हमारा ये रिएक्शन संतुलित है क्या, ये अभिक्रिया संतुलित है क्या। तो इसे संतुलित करते समय देखेंगे कि जितना अभिकारक में कोई परमाणु होगा उतना उत्पाद में होना चाहिए। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक से अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन कितना परमाणु इधर, 1 2 परमाणु, और यहाँ पे 2 परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 1 परमाणु, इधर 1 परमाणु, ये भी सही है। Na 1 परमाणु, Na 1 परमाणु, सब सही। ये रिएक्शन को हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी संतुलित है। और दोस्तों और रिएक्शन समझिए इसी तरह। यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा यहाँ पे अम्ल ले लूँ, H2SO4 हो गया, और यहाँ पे कोई अलग से मैं क्षार ले लूँ या यही क्षार ले लूँ NaOH, तो ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो गया। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराओगे तो दो चीज बनता है, एक लवण बनेगा, एक पानी बनेगा। लवण बनाएंगे कैसे, मैंने आपको बताया था। क्षार में जाइए और इसके पहले ही एकदम रहेगा आपका प्लस वाला मूलक। तो यहाँ पे Na है तो Na ले लीजिए बच्चों। Na पे 1+ चार्ज होता है, और इसके बाद यहाँ पे जो अम्ल है इसमें से माइनस वाला मूलक ले लीजिए जो H के बाद रहेगा अम्ल में। तो यहाँ पे SO4 बचा। SO4 पे दोस्तों 2 माइनस चार्ज होते हैं। Na पे 1+ चार्ज, SO4 पे 2 माइनस। जो केमिकल फार्मूला बनाते हैं जब आयन सेम नहीं होते हैं तो इसका किस तरह तिर्यक गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा तो Na2
और बच्चों यहाँ पे एक का गुणा करोगे तो SO4 ही होगा, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमारा लवण बन गया Na2SO4, तो यहाँ पे लिखेंगे Na2SO4 लिख दिए, और पानी तो बनेगा ही, यहाँ पे H2O लिख दीजिए। अब देखिए क्या ये रिएक्शन हमारा संतुलित है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम 2 परमाणु हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 परमाणु, तो आप इसके आगे 2 लगा दीजिए। जैसे ही 2 लगाएं हमारा सोडियम परमाणु इधर भी 2 हो गया, इस साइड भी 2 हो गए, तो सही हो गया। अब थोड़ा आप हाइड्रोजन चेक करिए, कैसे गिनते हैं बैलेंस करते समय हाइड्रोजन को। देखिए 2 परमाणु यहाँ है हाइड्रोजन का, और 1 परमाणु था, लेकिन आप 2 का गुणा किए इसमें, तो 2 परमाणु, ये 4 परमाणु हो गए हाइड्रोजन का, और यहाँ पे 2 ही परमाणु है हाइड्रोजन का, तो 4 बनाने के लिए दोस्तों इसके आगे 2 लिख देंगे, तो 4 हो गया हाइड्रोजन। अब थोड़ा ऑक्सीजन को देखिए, 4 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ, और एक पहले पे था लेकिन 2 का गुणा हुआ, तो इसमें भी गुणा होगा, सब में गुणा होगा, तो 4 और 2 6, और यहाँ पे 4 और ये 2 का गुणा हो गया 6, एकदम सही है हमारा रिएक्शन। सल्फर भी एक है इधर, तो इस तरह हमारा रिएक्शन हो गया। एक और इससे समझिए आपका, ताकि और क्लियर हो जाए। मैं कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई जैसे HNO3 दूसरा हमने ले लिया, और कोई अलग प्रकार का क्षार लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं क्षार आपका ले लिया CaOH का ट्वाइस ले लिया बच्चों, यहाँ पे CaOH का ट्वाइस ले लिया। अब देखिए यहाँ पे होगा का, आप क्षार में से प्लस वाला मूलक ले लीजिए, तो Ca आपने ले लिया, तो चलिए Ca पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, और यहाँ पे माइनस वाला मूलक है नाइट्रेट आयन NO3, 1 निगेटिव चार्ज होता है। इसके फार्मूला बना दीजिए, ये सेम नहीं है अदरवाइज कट जाता है, इसका गुणा करेंगे सूत्र बनाते समय। NO3 यहाँ पे 1 का गुणा करोगे Ca में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Ca लिखेंगे। 2 का गुणा इसमें करेंगे बच्चों, तो याद रखो इसमें 2 परमाणु है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो कहेंगे NO3 का ट्वाइस, यही तो आपका लवण है, तो यहाँ पे लिखेंगे CaNO3 का ट्वाइस हो गया। अब यहाँ पे H2O लिख दीजिए। अब देखिए क्या ये मेरा रिएक्शन संतुलित है, तो यहाँ पे देखिए NO3 का ट्वाइस हो गया, और यहाँ पे NO3 कितना, एक ही परमाणु, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, तो NO3 का ये भी 2, आपका NO3 2 हो गया। अब हाइड्रोजन थोड़ा चेक करते हैं कितने हाइड्रोजन हुए इधर, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन इसमें, देखिए एक अंदर हाइड्रोजन है, 2 से गुणा हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इधर कितने हाइड्रोजन बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, 4 बनाना है, इसके आगे 2 लिख दीजिए। जैसे ही 2 लिखोगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन थोड़ा गिनिए, गिनना सीखिए, देखिए 3 ऑक्सीजन पहले से है यहाँ पे, 2 का गुणा करोगे ये 6 हो जाएगा, 2 3 6 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गया। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ है, क्योंकि एक अंदर ऑक्सीजन है, 2 लग गया तो 2 यहाँ, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन बच्चों हो गए। अब इसमें गिनिए, इधर भी 8 होना चाहिए, तो 3 दूनी 6 तो यहाँ ऑक्सीजन हो गए, 3 अंदर था, 2 का गुणा तो 6 हो गया, और 2 का इसमें करोगे तो 8 हो जाएगा। हमारा ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यानी अम्लों की अक्रिया क्षारों के साथ अगर आप कराओगे तो अम्ल और क्षार लिख देना, बनेगा क्या, लवण बनेगा, पानी बनेगा। मैंने आपको 3 रिएक्शन लिखा और आपने तीनों समझा होगा, मैं आशा करता हूँ। अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे अम्लों की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ। अगली हेडिंग पढ़ेंगे दोस्तों अम्लों की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ। दूसरी इसमें पॉइंट आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि अम्लों की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ, धातुओं के ऑक्साइड के साथ। धातुओं की अम्लों की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ। दोस्तों याद रखिए, जब किसी अम्ल की अक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं, जब किसी अम्ल की अक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, आप थोड़ा देखिए इसको रिएक्शन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया HCl अम्ल हो गया, और वहां पे धातु के ऑक्साइड कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे Na लिए तो इसका ऑक्साइड हो जाएगा Na2O। अगर आप इसे अक्रिया करा दोगे तो आपको फिर से लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, लवण बन जाएगा, पानी बन जाएगा NaCl यहाँ से। यानी जब अम्ल की अक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण बन जाता है और पानी बन जाता है। इसको हम रिएक्शन से कैसे इसको हम सीखेंगे, इसको देखिए। देखिए अब यहाँ पे समझिए, हमने एक अम्ल लिया HCl, आप कोई भी धातु ले सकते हैं। मान लीजिए सोडियम धातु है,
अब इसका ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्साइड देखिए सोडियम पे एक प्लस चार्ज होता है, ऑक्साइड जब भी लेंगे आप तो O लेंगे, इस पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, इसे ऑक्साइड आयन कहते हैं दोस्तों। तो इसका फार्मूला बना दीजिए, ये देखिए Na2O हो गया, ये धातु का ऑक्साइड बन गया। इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि कैल्शियम, जो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाइए तो आप क्या करेंगे, Ca लिखेंगे, इस पे 2 प्लस लिखेंगे, ऑक्साइड कहेंगे तो 2 माइनस कर देंगे, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो CaO हो गया। तो हम इसकी अपक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ, तो सोडियम धातु है, इसका ऑक्साइड जब बनाओगे तो एक बार फिर देखिए सोडियम पे एक प्लस चार्ज होता है और ऑक्साइड पे हमेशा लिखेंगे O2 माइनस चार्ज। इसका फार्मूला बना दीजिए, हो जाएगा Na2O, ये सोडियम धातु का ऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पे हो गया Na2O। रिएक्शन बनाइए, बनेगा का लवण बनेगा। लवण बनेगा कैसे? आप क्या करेंगे, जो धातु ले रहेंगे उसको ले लेंगे पहले, तो हम यहाँ पे ले लिए Na, चलिए ठीक है Na ले लिए, और जो अम्ल है ना इसमें से माइनस वाला मूलक ले लीजिएगा, तो इसमें से माइनस वाला मूलक पीछे रहेगा Cl पे बच्चों एक माइनस चार्ज होते हैं, ये देखिए एक प्लस एक माइनस कट गया, तो आपका हो गया NaCl, यही तो लवण है। और पानी का फार्मूला आप तो जानते हैं H2O होता है। पानी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, H2O होता है। इसको संतुलित करिए, बैलेंस करिए, देखिए यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, तो इसके आगे आप 2 लगा दीजिए। जैसे ही 2 लगाए ना इसके आगे Cl 2 हो गया, और यहाँ पे Cl कितना था 1, तो इसके आगे 2 लगा दो, अब आपका Cl 2 हो गया। थोड़ा देखिए Cl, यहाँ पे Cl 2 हो गया, हाइड्रोजन चेक करते हैं आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ बच्चों, 2 हाइड्रोजन यहाँ, सही है। ऑक्सीजन 1 है ऑक्सीजन, एकदम सही है। एक और रिएक्शन आप समझिए, मान लीजिए हम आपका यह Cl ले लिए अम्ल, और एक धातु दूसरा लीजिए, मान लीजिए कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम धातु है ना, इस पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, और ऑक्साइड लेना हमको, तो ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज होता है बच्चों, तो 2 प्लस पे 2 माइनस कट गया, तो बचा CaO, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलो ये धातु का ऑक्साइड हो गया, बनेगा क्या, लवण बनेगा। लवण कैसे बनाएंगे, जो आपका जो धातु लिए थे ना उसको आप ले लीजिए पहले, चलिए Ca ले लिया, इस पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, और यहाँ पे माइनस लेंगे Cl, इस पे 1 माइनस चार्ज होता है बच्चों। इसका फार्मूला बनाओगे तो CaCl2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CaCl2, ये आपका लवण है, और पानी बना दीजिए H2O। अब देखिए क्या मेरा ये रिएक्शन संतुलित है, तो यहाँ पे देखो बच्चों ना Cl 1 है, लेकिन यहाँ पे Cl 2 है। अब क्या करूं, इसका मतलब ये है कि इसके आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, या Cl के आगे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl 2 है, तो इतना हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन इस साइड 1 है, इधर भी 1 है, कैल्शियम 1 है, एकदम रिएक्शन संतुलित है, एकदम ठीक है। तो ये हो गया हम लोग की अक्रिया धातुओं के ऑक्साइड के साथ। तो याद रखिएगा, जब किसी अम्ल की अक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और पानी बनता है। अगला रिएक्शन देखिए, अम्लों की अक्रिया धातुओं के कार्बोनेट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अम्लों की अक्रिया धातुओं के कार्बोनेट के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अम्लों की अक्रिया धातुओं के कार्बोनेट के साथ, किसके साथ बच्चों, कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ देखिए क्या बनेगा। मान लीजिए हम कोई भी अम्ल ले रहे हैं, मान लीजिए आप HCl ले रहे हैं, ठीक है। धातु का कार्बोनेट आप बनाएंगे कैसे, पहली बात जो धातु लेंगे उसको लिखिएगा, कार्बोनेट आयन होता है CO3